नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेज मीटिंग। आज की हमारी बुधवार की कॉल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरा नाम अभ्युदय सांकृत है। आप सब मुझे अभी सांकृत के नाम से जानते हैं। और ये कॉल जो है बुधवार की, वो हर बुधवार होती है रात 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार। और इसमें जो है हम लोग हमारे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उनके बारे में बात करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सर्जन, इस तरह के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों को कॉल पे लेकर आऊं, ताकि आप लोगों की जो भी सवाल हैं उनका जवाब मिल सके। और मेरा नाम अभिदय सांकृत है। मैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। ठीक है। तो आपको अपने सारे डिटेल्स जो हैं वो मैंने दे रखे हैं ग्रुप के ऊपर। बाकी सुख और खुशवंत जो हमारे एडमिन्स हैं वो लोग भी दिन में एक आध बार पोस्ट कर ही देते हैं कि भाई जो है न्यूयॉर्क रहते हैं। तो थोड़ा जब भी आप कॉल करें एक बार समय देख लें। कल रात में भी 3:30 बजे किसी का कॉल आया था। और मैंने जब उठाया तो मुझे उन्होंने बोला कि अरे भाई गलती से मिल गया। तो थोड़ा ज़रा ध्यान रखें समय का। हाँ, ये मेरे और आपके समय में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय होगा आपके भारतीय समय अनुसार सुबह 6 से 8 या रात में 9 से 11। दीज आर द बेस्ट टू टाइम्स टू कॉल मी। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी है तो कॉल कर ही लीजिए, फिर तो मैं उठा ही लूंगा। है ना। अच्छा, और तो आज का कॉल जो है हमारा हिस्टेक्टमी का दूसरे भाग का कॉल है। 2 भाग का कॉल था ये, तो आज दूसरा भाग है। तो मैं शुरू करने से पहले जो भाई पिछले कॉल जिनका मिस हो गया था उन लोगों के लिए एक रिकैप कर दूंगा जल्दी से, जो पिछले हफ्ते की कॉल पे हुआ था। और उसके बाद आज हम ओफरेक्टमी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आज हमारे साथ 3 भाई जुड़े हैं भारत में अलग अलग भिन्न भिन्न जगह से। वो आपके साथ जो है अपना अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने कहाँ से अपनी सर्जरी कराई, कितना उनका पैसा पड़ा, क्या डॉक्टर थे, कौन सा हॉस्पिटल। ये सब चीज़ें आपको जो है वो बताएंगे भाई अपने हमारे साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। तो जुड़े रहें। आपके जो भी सवाल हैं आप अंत में मुझसे पूछ भी सकते हैं। एक और चीज़, हमारे जो एडमिन हैं दक्ष, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करते रहते हैं। तो उन्होंने अभी जो है हमारे लिए एक QR कोड तैयार कर दिया है। तो जो भी भाई हमारे ग्रुप के अभी ऑलरेडी भाग नहीं है उनके लिए और भी आसान हो गया है। इस पीपीटी के दौरान QR कोड जो है आपको पीपीटी के स्लाइड में राइट साइड में दिखेगा। आप उसको जो है स्कैन करके सीधे हमारे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बस टेलीग्राम डाउनलोड करिए और सीधे ग्रुप से आप जो है जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे कोई भी एडमिन आपसे इंफॉर्मेशन लेके, डिटेल लेके आपको आगे मुख्य ग्रुप में जोड़ देगा। क्योंकि ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योरिटी हम जो है उसकी पूरी तरह से उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। तो हम सीधे ग्रुप में कभी किसी को नहीं जोड़ते। पहले आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप में जुड़ेंगे, पंजीकरण ग्रुप में, वहाँ आपसे जो है कोई भी एडमिन जो है आपसे बात करेगा, फॉर्म भरवाएंगे। और जब ये पूरा ये हो जाता है कि हाँ भाई वही है, ट्रांसमैन ही है या ट्रांसवुमन ही है, तो हम आगे उनको फिर उनके मुख्य ग्रुप में जो है उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन सीधे आपको कभी भी नहीं जोड़ा जाएगा, जो कि ग्रुप की सेफ्टी के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए। तो अभी ये बहुत ही आसान हो गया आपको। अब जो है बस टेलीग्राम डाउनलोड करिए और QR कोड को स्कैन करिए और सीधे जो है आप पंजीकरण ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं बोलूँगा यूट्यूब का जो हमारा चैनल है सामने आपके लिंक है, इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे ही जो है हर संडे को वीडियोज आते हैं। तो बहुत सारे वीडियोज जो आपके मिस हो गए होंगे हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, मेंटल हेल्थ के, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ, आपके सर्जन जो हैं उनके साथ, जितने भी वीडियोस हैं सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप वहां जाइए और ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। अच्छा, कॉल शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? If you do not understand Hindi, please let me know right now in the chat box so that I keep the language as bilingual as possible. But if it isn't, then I'm going to keep the call predominantly in Hindi, because Hindi is the language that everybody understands in our group. So, is there anyone who does not understand Hindi at all? Okay, great. In that case, I'm going to keep the call in English, in Hindi, predominantly in Hindi. All right, great. So let's start. मैं recap करता हूँ, पहले recap करते हैं पिछले हफ्ते का।
तो देखिए जी, हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉल जो है मैं कर चुका हूँ कि टाइमलाइन क्या होती है। जो ट्रांसमेन की एक ट्रांजिशन की जो टाइमलाइन होती है वो क्या होती है, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी साझा कर चुका हूँ। कितना अंधेरा हो रहा है न्यूयॉर्क में, अब सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन कल रात से बारिश हो रही है और आज बर्फ गिरेगी। तो इतना अंधेरा है, सुबह-सुबह ही ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6-7 बज रहे हैं। बत्ती जला के आपके साथ कॉल कर रहा हूँ मैं आज। तो एनीवे, जो है हिस्टेरेक्टोमी का जो सॉरी जो ट्रांसमेन का ट्रांजिशन का टाइमलाइन होता है, उसके ऊपर समय तालिका जो होती है, उसके ऊपर मैंने कॉल कर रखी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। क्या आप बिना टेस्टोस्टेरोन लिए जो है अपना टॉप सर्जरी करा सकते हैं या बॉटम सर्जरी करा सकते हैं? इन सब का जवाब जो है मैंने उस कॉल के अंदर दे रखा है। और आप जाएँ वो यूट्यूब पे चैनल पे वो कॉल देखें और वहाँ पे अगर जो भी सवाल हैं आपके, आप वहीं पे पोस्ट करिए, क्योंकि मैं खुद जो है यूट्यूब के जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब मैं खुद देता हूँ। हैं, हमारे एडमिन भी देते हैं और मैं भी देता हूँ। तो वहाँ पे आप अगर कोई भी है तो वो भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी जो है वो एक सर्जरी है जो फीमेल टू मेल, यानी कि ट्रांसमेन की जो मैस्कुलिनाइजेशन होता है उससे संबंधित एक सर्जरी है। महत्वपूर्ण सर्जरी है। और इसको कराने के मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, इसको कराने के मुख्य कारण क्या होते हैं कि सबसे पहला तो यही होता है कि एक टोटैलिटी, एक पूर्णता की भावना आती है कि हाँ भाई देखिए, जो शरीर है, ट्रांसमैन जो है वो पैदा तो महिला शरीर में होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो एनाटॉमी होती है, जो भी शरीर की संरचना होती है, वो पूरी की पूरी महिला शरीर वाली होती है। तो अंदर जो है यूट्रस भी होता है, आपके ओवरीज़ भी होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स भी होती है। तो ये सब जब हटवा देते हैं, तो एक एक पूर्णता की भावना आती है कि हाँ, शरीर जो है वो पुरुषों वाला शरीर आपका हो रहा है ना? उसको करके काफ़ी लड़के जो हैं, काफ़ी ट्रांसमेन भाई जो हैं वो करवाते हैं अपनी हिस्टेरेक्टोमी की सर्जरी, ठीक है? वो सबसे बड़ा कारण है, डिस्फोरिया जो होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि देखिए, क्योंकि महिला शरीर और पुरुष शरीर अलग-अलग होते हैं, तो महिला शरीर में जो प्रेडोमिनेंट जो मुख्य स्रोत होता है हार्मोन का, वो होता है ईस्ट्रोजन, जो आपके यूट्रस और ओवरी से बनता है ना? तो आप जब वो हटा देते हैं, तो ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है शरीर के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई दिक्कत ना हो आगे जाकर के फ्यूचर में, तो आपका प्रेडोमिनेंट जो मुख्य स्रोत होता है इसका हार्मोन का, वो हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं हर हफ्ते, हर महीने, जैसा भी आपके डॉक्टर ने बोला है। तो वो जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। और फिर क्या होता है, लड़ाई होनी बंद हो जाती है, क्योंकि देखिए क्या है कि आपका शरीर जो है वो तो एस्ट्रोजन बना रहा है, जब ऊपर से आप टेस्टोस्टेरोन डालते हैं उसके अंदर, तो दोनों हार्मोन आपस में लड़ते हैं कि भाई मैं मुख्य हूँ, मैं मुख्य हूँ। वो करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि लड़कों को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे जो दर्द होता है, वैसा ही या उससे कहीं गुना ज़्यादा दर्द जो है वो कई लड़कों को शुरू हो जाता है जब आप टेस्टोस्टेरोन शुरू करते हैं उसके बाद। सबको नहीं होता, लेकिन काफ़ी लड़कों को होता है। तो वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है लोगों का हिस्टेरेक्टोमी कराने का, कि दर्द जो होता है वो असहनीय दर्द होता है। और वो हर महीने होता है, वो पीरियड्स के टाइम वाला जैसा होता है, और कई बार वो ज़्यादा दिन होता है, 8-8 9-9 दिन हो जाता है, 10-10 दिन हो जाता है। तो उसके कारण भी जो है लोग करवाते हैं। फिर कुछ लोग प्रिकॉशनरी कराते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो भी पीपीटीज़ बनाता हूँ, वो बहुत मेडिकल जर्नल्स पढ़ के, डॉक्टर से बात करके, लड़कों से बात करके और सारा उनके अनुभव जो सुन करके उसके बाद जो है मैं PPT बनाता हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा हवा में जो है ऐसे उछाल के कुछ नहीं लिखा होता है। इन पीपीटीज़ में जो भी लिखा होता है, वो सारा का सारा स्थापित सत्य है। इट्स एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर। तो ऐसा है, कई लोग जो करवाते हैं, अभी तक मेडिकल जर्नल्स के हिसाब से कोई ऐसा केस नहीं आया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हिस्टेरेक्टोमी करा लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो होते हैं, दीर्घकालीन असर जो होता है टेस्टोस्टेरोन का आपके यूट्रस और ओवरीज़ पे क्या होता है, उसका पता नहीं है। लेकिन एक बात है कि एट्रोफाइड हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब होता है कि काम करना बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए टेस्टोस्टेरोन आया, उसने रोक दिया अंडे का प्रोडक्शन। तो अब क्या है, ओवरीज का तो काम ही यही है कि अंडा बनाओ, हर महीने उसको फोड़ो और पीरियड्स हों उसकी उससे, है ना? तो ये उसका काम होता है। अब वो काम करना ही जब वो बंद कर देता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कैंसरस सेल जो है ना, वो होने के चांसेस होते हैं।
कि वो मेलिग्नेंट हो गया, काम तो कर नहीं रहा कुछ, वो तो उसका कुछ काम बचा नहीं है, एट्रोफाइड हो गया, तो उसको मेलिग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। तो लेकिन जैसा मैंने बोला कि अभी तक ऐसा कुछ भी स्थापित नहीं है, कहीं पे कोई भी मैंने पढ़ा नहीं है कि हाँ, इन भाई को 15 साल 20 साल जो है वो टेस्टोस्टेरोन पर है इसलिए उनको कैंसर हो गया यूट्रस या ओवरीज का, है ना। तो वो एक कारण होता है कि कई लोग डर के मारे जो है कई लोग ये करा लेते हैं अपना हिस्ट्रेक्टमी, है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला इसका कोई भी अभी स्थापित वो नहीं है, केस हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। फिर जो है जो गे भाई होते हैं, हमारे ट्रांस गे भाई होते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं फिर देख रहा था मस्ती ग्रुप के ऊपर, जो हमारा मस्ती ग्रुप है, तो जो भाई बाहर से जुड़े हैं उनको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम है उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक मुख्य ग्रुप है आपका बन गया इसका, हमारे ट्रांसमैन का, उसमें करीब 700 लोग हैं, 700 के करीब होने जा रहे हैं, 650 के करीब करीब लड़के जुड़ चुके हैं उसके अंदर, और रोज 2 से 3 नया लड़का जुड़ रहा है ग्रुप के अंदर। तो बहुत सारी सूचना जो है आपको वहाँ ग्रुप पे मिलती है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपको फौरन जुड़ना चाहिए। और जैसे मैंने बोला भी आगे आने वाली जो स्लाइड्स है उसमें क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। कमिंग बैक टू इट कि हमारा मुख्य ग्रुप है, फिर हमारा मेंटल हेल्थ के लिए, फ्री मेंटल हेल्थ सेशंस के लिए रेनबो अलायंस फॉर हैप्पीनेस का ग्रुप है, हमारा ट्रांसमेंट स्पेसिफिक नौकरियों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज का ग्रुप है, हमारा लड़कों की मस्ती के लिए एक मस्ती ग्रुप है, क्योंकि लड़कों को मस्ती करने की जगह नहीं मिलती है, तो ये ग्रुप मैंने खास तौर पे ट्रांसमेंट को दिमाग में रख के बनाया। वहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं, सेक्स को लेकर के, मजाक मस्ती जो भी है सब आप उस पर बात कर सकते हैं, सेक्स को लेकर तो खैर मुख्य ग्रुप पे भी आप बात कर सकते हैं। तो वो है। और उसके अलावा जो है हमारा स्पिरिचुअलिटी का ग्रुप है, उसके अलावा हमारा डेली पॉजिटिविटी का ग्रुप है। तो देर इज एन अराई लाइक पूरा अच्छा खासा 7 8 10 ग्रुप है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, और बहुत सी इंफॉर्मेशन सूचना पा सकते हैं, मानसिक शांति पा सकते हैं, 1000 चीजें आप कर सकते हैं हमारे साथ जब जुड़ेंगे आप तो। और मैं फिर उस पे आ रहा हूँ, ये बात जो है मैंने जो नोटिस करी थी मस्ती ग्रुप पे, आज शायद सोशल मैसेज नहीं दिया मैंने, तो चलो आज बीच में हो गया सोशल मैसेज। वहां पे भी एक भाई हैं जिनको एक भाई ने बोला कि आप लेस्बियन पॉर्न देख लीजिए, तो भाई को बहुत अजीब लगा और वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने काफी डांटा वाटा दूसरे भाई को कि मैं लेस्बियन पॉर्न क्यों देखूंगा, मैं लेस्बियन थोड़ी हूँ ये वो करके। तो बाद में उनसे मेरी डायरेक्ट मैसेज पे बात हुई, मैंने उनसे डीएम पे बात करी, मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा, डर क्यों लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे मैंने दोस्तों से जब बताया कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो उन्होंने बोला कि दोस्तों को पता नहीं था भाई, आधे लोग तो यही होता है ना हिंदुस्तान में। मैं बहुत बार बताता हूँ लोगों को, जब मुझसे पूछते हैं मुझे कोई चीज नहीं पता, मैं सीधे मना करता हूँ, भाई मेरे को नहीं पता है, मैं पता करके बताऊंगा, है अपने आप नहीं। तो ये नहीं है ना कि अरे अभी भाई हैं, अरे इनको कैसे नहीं पता, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो कोई बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती आपकी तब होती है जब आप गलत चीज बता देते हो और उसको कहीं और से पता चलता है कि आपने गलत बात बताई। तो कभी भी अगर आपको नहीं पता है मत बताइए, कभी भी उत्तर मत दीजिए, लेकिन जब आप उत्तर दें तो इस बात से निश्चित होकर उत्तर दें कि आप जो दे रहे हैं वो सही सूचना है, गलत बात किसी को मत बताएं। ठीक है। तो वही है कि हिंदुस्तान में पता नहीं, वो भाई ने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने बोला कि अरे तू तो लेस्बियन है, तो मैंने कहा नहीं मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं ट्रांस मैन हूँ। मैंने कहा नहीं तू मान ना मान, तू लेस्बियन है। तो वो भाई दुखी हो गया, उनको बड़ा बुरा लगा। अब जाहिर सी बात है, ट्रांस मैन को अगर कोई लेस्बियन बोलेगा तो उसको बड़ा अजीब लगेगा, जैसे कि किसी लेस्बियन को अगर कोई ट्रांस मैन बोले तो उसको बहुत अजीब लगेगा। तो बहुत तो वो लगा, तो मैंने उनको बोला कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एक असुरक्षा की भावना है और कुछ नहीं। ठीक है। तो आपको खास करके क्योंकि आप ट्रांसमैन हैं, अपना जो है होराइजन जो है उसको इतना खुला रखिए कि जिसकी भी जो भी सेक्सुअलिटी है आप उसका पूरी तरह से आदर करें, उसको समझें। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि अरे ट्रांसमैन है, गे है, ऐसे कैसे, फिर तो क्या है, गे है लड़के के साथ ही करना था तो लड़की शरीर में ही रह जाता, ट्रांजिशन करने की क्या जरूरत थी, है इतना दुख सहने की क्या जरूरत थी, सर्जरी कराने की क्या जरूरत थी। भाई वो उनका शरीर है और उनकी ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, और उनको जो करना है उनको पूरा अधिकार है। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई गलत है या उनके बारे में कुछ गलत है। ये बात समझो कि आप ट्रांसमैन हो, आपको कोई भी नहीं समझता है समझ आ रही है, कि आप किसी को भी बताओगे 10 में से 9 लोग समझेंगे पागल है, साला लड़की का शरीर है और दिमाग में सोच रहा है लड़का है, बेवकूफ आदमी है ना।
उसको ये लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब आपको कोई नहीं समझता और आपको ये चाहिए कि नहीं मेरे को समझें और जो मैं हूँ उसके लिए मुझे प्यार और करें और मेरा आदर करें, तो वो चीज आपको सबको देनी चाहिए, हमेशा देनी चाहिए, कभी भी किसी का मजाक मत। तो उससे हम वापस आते हैं इस चीज पे कि जो हमारे गे ट्रांसमेन भाई हैं उन लोगों को अगर सेफ सेक्स के लिए या प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हिस्टेरेक्टोमी कराना बहुत जरूरी होता है ना। तो वो भी एक कारण है कि लोग हिस्टेरेक्टोमी कराते हैं। अच्छा, ये आपका पिक्चर है, ये देख लीजिए सामने। ये समझिए कि आपका सब कुछ मैंने जो है मार्क कर रखा है। देखिए यहाँ पे ओवरीज, ये मैंने क्या मतलब पिक्चर में मार्क है। ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ब्लैडर, सर्विक्स, वेजाइना, सब कुछ जो है इसके अंदर आपका मार्क्ड है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो है यूट्रस है और ये है आपकी ओवरीज, ये रही आपकी फेलोपियन ट्यूब्स और ये सर्विक्स। तो जब आप कराते हैं तो जैसा मैंने आपको पिछले कॉल पे बताया था कितनी तरह की हिस्टेरेक्टोमी होती है। पार्शियल कराएंगे तो खाली यूट्रस हटा सकते हैं, हाँ, या पार्शियल में एक ओवरी, एक फेलोपियन ट्यूब या एक अपना पूरा यूट्रस हटा दिया। फिर रेडिकल जो होती है उसके अंदर सब कुछ हटाया जाता है, और ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और पार्ट ऑफ वजाइना भी हटाते हैं उसके अंदर, जो रेडिकल वाली होती है। फिर फुल जो होती है उसके अंदर यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब हटाई जाती है। ये होती है टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी, सब टोटल, पार्शियल एंड सुपर सर्विकल। ये सब मैं आपको जो है पिछले हफ्ते बता चुका हूँ। और रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी जो है वो ज्यादातर करके जो है वो गायनेकोलॉजिकल कैंसर जो होता है उसमें हटाया जाता है। अदरवाइज जो है रेडिकल सर्जरी बहुत अनकॉमन है, बहुत असामान्य है, बहुत कम जगहों पे की जाती है। ठीक है, ये सारे इसकी जो अगर आपको डिटेल चाहिए, सूचना चाहिए, तो ये कॉल जो है आगामी संडे को जो है चढ़ा दी जाएगी वहाँ पे। और पिछली वाली जो है वो भी चढ़ाई जाएगी, तो तब आप वहाँ पे देख सकते हैं सारा। अच्छा, इसके तरीके क्या होते हैं? लेप्रोस्कोपिक, एब्डोमिनल और वजाइन, ये तीन तरीके से की जाती है। हिस्टेरेक्टोमी के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला, ये जो लिया हुआ है मैंने, जो परसेंटेज ली है, प्रतिशत लिया है, ये मेडिकल जर्नल से लिया हुआ है। तो ये 25% जो है उनको पोस्ट सर्जिकल में ब्लैडर या यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, मूत्र संबंधी, मूत्राशय, मूत्र संबंधी। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, आपको बहुत ज्यादा टॉयलेट आता है। जैसे आज भाई जुड़े हैं वो अपने अनुभव से साझा करेंगे तो बताएंगे आपको। तो या तो बहुत ज्यादा टॉयलेट आता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोक नहीं पाते क्योंकि आपको सेंसेशन नहीं हो रही है, पता नहीं चलता है, तो वो भी हो जाता है। या कई बार दर्द बहुत होता है, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल टॉयलेट जाते समय, है ना। पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ये जो होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते की कॉल में आपको ये सब बताया था। सामने देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, ये है क्यूआर कोड, और ये आपसे जो है सब जगह मैंने डाला है। तो इसको आप सिर्फ इसको अपने सेल फोन का कैमरा अगर इसके ऊपर लगाएंगे ला करके, तो आपको सीधे वहां पे ले जाएगा हमारे पंजीकरण ग्रुप के ऊपर। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद, तो भी आप पॉज करके और इसको या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब आ गया हमारा, एक मिनट ये हटा दूं मैं इधर। तो अब हमारा आज का भाग शुरू होता है, शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ हिस्टेरेक्टोमी। तो अल्पकालीन जो इसके असर होते हैं हिस्टेरेक्टोमी के, वो क्या होते हैं? क्योंकि देखो, हिस्टेरेक्टोमी जब करते हैं ना, आपके पेट में गैस डाल के उसको, गैस को फुलाते हैं। ठीक है, वो करने के लिए ताकि आपकी अच्छे से अंदर दिखाई दे, आंतरिक दृश्यता जो हो वो अच्छे से दिखाई दे डॉक्टर को ना, उसको दिखना चाहिए अंदर क्या क्या है। तो उसका दर्द जो होता है वो शॉर्ट टर्म रेस्ट है, वो कभी कभी दर्द हो जाता है। अ, वो कभी कभी आपके डायफ्राम में फंसी रह सकती है, तो उससे शोल्डर पेन हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है। ये सब जो होता है वो हो जाता है आपके CO2 गैस की। अच्छा, ओ यहाँ पे कुछ है, और ये सफेद सफेद जो है ना, यहाँ पे पहला पॉइंट रह गया अंग्रेजी का। बट एनीवे, तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा मितली उल्टी, श्वास या हृदय की थोड़ी बहुत समस्याएं जो है वो होती हैं, सब शॉर्ट टर्म है ये। ठीक है। फिर संक्रमण हो सकता है, घाव, मूत्राशय या फिर छाती या पेट में जो है उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एंटीबायोटिक से ठीक ना हो सके, ये सब एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। फिर मूत्र संबंधी समस्याएं, यूरिनरी प्रॉब्लम, जैसे किडनी में
किडनी को क्या कहते हैं, गुर्दा, गुर्दा मूत्राशय या मूत्र पथ का जो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, मूत्र पथ का संक्रमण, ये सब जो है ये हो सकता है। और उसमें फिर कई बार क्या होता है कि आपको कैथीटर लगता है। कैथीटर होता है जो एक पाइप होता है, वो लगा देते हैं, तो सूसू जो है आपका जो मूत्र है वो सीधे उसी के अंदर चला जाता है। लेकिन ये सब अल्पकालीन दिक्कतें हैं। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दवाई से ठीक नहीं हो सकता, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, फिर क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स, रक्तस्राव, जैसा कि पता ही है, वो तो किसी भी उसके साथ हो सकते हैं, है ना। अ, एक सेकेंड। अच्छा, तो फिर जैसा कि किसी भी उसके अंदर हो सकता है, कोई भी आप छोटे से छोटा सर्जरी भी कराएं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है, ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या आप वेट बहुत ज्यादा है आपका, ठीक है, या फिर ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, गे भाइयों के लिए है ये ज्यादा, या फिर इनएक्टिविटी, नॉट जस्ट गे भाई, अगर किसी ट्रांसमैन की जबरदस्ती शादी करा दी गई है, तो वो भी उस समय भी अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पे हैं, या फिर इनएक्टिविटी, अगर आप वर्जिश वगैरह व्यायाम नहीं करते हैं, तो ब्लड क्लॉट्स का जो है खतरा जो है ज्यादा रहता है ना। फिर क्या होता है कि आसपास के जो ऑर्गन रहते हैं, आसपास के जो शरीर के अंग रहते हैं, उनमें थोड़ा सा चोट लगने की वो जो है ना संभावना, गुंजाइश रहती है। और फिर एक और क्या चीज होती है, जो फिस्टूला होता है, आपके जो रेक्टल जो होता है, एनस जो होती है, उसमें फिस्टूला जो होता है, वो होने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये सब चीजें जो हैं इसके शॉर्ट टर्म रिस्क है। और ऑल्सो ये बताना भी जरूरी है कि वो जो इनकॉन्टिनेंस होती है, कि पेशाब आ रहा है, रोक नहीं सकते, वो एक चीज जो है, वो दिक्कत भी आपकी इसके साथ हो सकती है। बट ये सब के सब जो है अल्पकालीन दिक्कत है। ठीक है, मैं फिर ये बात यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ, आई गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी सूचना देता हूँ ताकि आपको सब पता हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये आपके साथ होगा, लेकिन हो सकता है। जैसे कि प्रॉब्लम होता है एक एब्सेस का, जो कि हम बताते हैं, मैंने टॉप सर्जरी करी थी तभी मैंने समझाया था कि ऐसे ऐसे जो है घाव होने के चांसेस होते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको। मैंने अब तक जितने ट्रांस मैंने कभी किसी के साथ देखा नहीं कि हुआ हो, ठीक है। ये स्पेशली डीआई में, डबल इंसिजन में होता है ये घाव जो होता है। अच्छा, वो यहाँ अमेरिका में एक भाई है जिन्होंने अभी कराया, जनवरी में उनका हुआ था, उनको इतना भयंकर वाला हुआ वो। और जबकि जिस डॉक्टर से कराया है वो 17 साल से ये सर्जरी कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद से वो बेचारा लगातार हॉस्पिटल ही जा रहा है, हर तीसरे चौथे महीने उसको जो है फिर से घाव खुल जाता है, और उसके अंदर जो है खून निकलने लगता है, और बहुत ज्यादा उसकी, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। और मैंने फिर उसको पूछा तो कह रहा कि डॉक्टर खुद ही परेशान है, कह रहा मुझे पता नहीं। तो मैंने उसको बोला कि मेरे से बात करा दो, तो मेरी अब अपॉइंटमेंट है आज 12:30 बजे, वो मुझे कॉल करेंगे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ है। ये है, देखिए कि वो 10,000 में से किसी एक ट्रांसमैन को होता होगा, अब उनको हो गया, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये सारी की सारी सूचना देता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि कुछ है तो आपको पता है कि क्या है, ठीक है। बाकी तो भगवान से मनाओ कि हो ना, तो अच्छी बात है। ये सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके दीर्घकालीन असर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होते हैं इसके, कि रिड्यूस सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यौन संतुष्टि में जो है ना वो कमी रहती है, कि मतलब जो मेरी जो ऑर्गेज्म होता है उसमें उतना अच्छा नहीं लगता, उतना मजा नहीं आता, वो एक इसका रहता है। फिर जैसा कि मैंने बोला कि यार यहाँ पे काला वाला है नहीं, जब ये मुझे ध्यान रखना चाहिए था, एनीवे। फिर जैसे कि प्रॉब्लम जो होती है टॉयलेट की, वो बहुत ज्यादा, मूत्र की आवृत्ति जो होती है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, वो अल्पकालीन के अलावा दीर्घकालीन भी हो सकती है। इट कैन नॉट ओनली बी जस्ट यू नो स्मॉल टर्म, इट कैन ऑल्सो बी लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना। फिर क्या होता है, जैसे जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के जो लक्षण होते हैं ना, वो कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी लगना, या नींद में गड़बड़ी, सर दर्द, ये सब जो है ट्रांसमेन में हो सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद हिस्टेक्टमी के बाद जो है यूट्रस या ओवरीज उसमें से कुछ है पार्शियल, अगर आपकी हिस्टेक्टमी हुई है, तो भी रक्तस्राव, यानी कि जो आपका ये जो महीना होता है,
पीरियड्स होते हैं वो फिर भी आ जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर पार्शियल हुई है तो, है ना। फिर उसके बाद हाँ, ये बहुत ही कम होता है, less than 1%, लेकिन ऐसा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि हिस्टेक्टोमी के बाद क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन, ब्लैडर और वजाइना जो हैं, वो उनको जो सपोर्ट करना जाता है, जो समर्थन दे रहे होते हैं, वो जो ऑर्गन है वो हटा दिए जाते हैं, तो कई बार वो नीचे ढुलक जाता है, नीचे आ जाता है। और उससे जो क्या होता है कि सेक्स के दौरान पेन होने की आशंका रहती है। बहुत कम होता है ये, लेकिन गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एडहेशंस वही जो होते हैं, आंतरिक निशान, जो निशान पड़ जाते हैं, स्कार जो होते हैं वो पड़ जाते हैं, वो कई कभी कभार वो दर्द करते हैं और दिक्कत दे सकते हैं, है ना। तो वो एक इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनके बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जैसा कि मैंने लिख रखा है कि भरोसा करने के लिए शोध बहुत कम है, तो कुछ मुझे मिला नहीं ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये वहां पे था तो इसलिए मैंने डाला हुआ है इसको पीपीटी के अंदर। अच्छा, ये आया सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत लड़के पूछते हैं ग्रुप के ऊपर, डीएम पे भी, कि हिस्टेरेक्टोमी जो है वो जरूरी है क्या ट्रांसमेन के लिए जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन शुरू कराया है? इज हिस्टेरेक्टोमी रिक्वायर्ड, इज अ रिक्वायर्ड सर्जरी फॉर ट्रांसमेन हु आर ऑन टेस्टोस्टेरोन? तो नहीं, हिस्टेरेक्टोमी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ पहले भी और अभी बता रहा हूँ, ये पूर्णता के लिए लोग करवाते हैं कि एक पूर्णता की भावना आती है कि हाँ भैया, अब जो ये जो महिला शरीर के अंग हैं, यूट्रस है, ओवरी है, फलोपियन ट्यूब्स हैं, सर्विक्स है, ये सब चीजें हटा दी, है ना। तो ये एक अच्छी भावना आती है आपके मन के अंदर, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, इसका एक नुकसान भी है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, कि एक भाई हैं जिनको दिक्कत आ गई। वो काफी समय से टेस्टोस्टेरोन पे थे और टेस्टोस्टेरोन से उनको एडवर्स इफेक्ट होने लगा, और डॉक्टर ने मना किया कि अब टेस्टोस्टेरोन आप थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, और उसके बाद वो नहीं ले पा रहे हैं। और क्योंकि उनकी हिस्टेरेक्टोमी हो चुकी है तो ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन, जो जाहिर तौर पे ईस्ट्रोजन है, वो बनना बंद हो चुका है उनके शरीर में, और अब वो जो है ईस्ट्रोजन की गोलियां खा रहे हैं, है ना। तो वो दिक्कत आ सकती है। तो आप सारी सारी चीजें दिमाग में रख के फिर ही इस चीज का निर्णय लें कि आपको हिस्टेरेक्टोमी करानी है कि नहीं करानी है ना। तो हिस्टेरेक्टोमी इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने लिखा है कि, और ये भी ज्ञात नहीं है कि लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन थेरेपी और इसके अलावा जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा अगर आ जाए, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ जाए, इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है, इन सब में कुछ, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है उससे आपको जो है कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय संबंधी दिक्कतें जो है आ सकती हैं, बीमारियां हो, उन सब का जो है डायरेक्ट लिंक है कि नहीं है, ऐसा कोई भी स्टडी जो है आपको बता नहीं सकती है इस समय, जितना मैंने पढ़ा कम से कम मुझे नहीं मिला। अगर किसी को मिले तो जरूर ग्रुप पे आप लोग साझा करें इस चीज को। तो फिर मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको करानी है, आप कराइए, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई शोध नहीं है अभी तक बताने के लिए कि अगर आपने हिस्टेरेक्टोमी नहीं कराई है टेस्टोस्टेरोन पे होने के बाद तो उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे, ऐसा उदाहरण कहीं मिला नहीं बताने के लिए आपको। तो पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपना टेस्टोस्टेरोन ऊपर से लेते रहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पूरी तरह से आपका निर्णय है, जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। आपका डिस्फोरिया लेवल क्या है, आपकी बाकी चीजें क्या हैं, उन सब चीजों पे काफी चीजें निर्भर करती है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपने ऊपर सारी चीजों को ध्यान दे करके और फिर ये निर्णय लें। अच्छा, सेल्फिंगो ऊपरक्टमी, काफी टेढ़ा मेढ़ा है ना मुंह, मुंह बोलो एक बारी, ऊपरक्टमी। थोड़ा सा बोलने में मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो ऊपरक्टमी जो है, इसमें क्या होता है कि इट स्पेसिफिकली इज द रिमूवल ऑफ द ओवरीज एंड फिलोपियन ट्यूब्स। विशेष रूप से अंडाशय और फिलोपियन ट्यूब को हटाना जो होता है वो ऊपरक्टमी के अंदर होता है। ठीक है। और जब दोनों ओवरीज और ट्यूब्स जो है, फिलोपियन ट्यूब्स हटा दी जाती हैं तो उसको बायलैटरल सेल्फिंगो ऊपरक्टमी कहते हैं। जब सिर्फ एक ओवरी और ट्यूब हटाते हैं तो उसको यूनिलैटरल सेल्फिंगो ऊपरक्टमी कहा जाता है। ठीक है। और ज्यादातर जो है वो कहाँ, ये अगला सवाल है, लड़के पूछते हैं कि हिस्टेरेक्टमी और ऊपरक्टमी जो है एक साथ करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कराई जा सकती है।
आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे पूछें, और ये जो है आपको एक साथ करा सकते हैं। अब हिस्टेरेक्टमी और ओवरेक्टमी एक साथ हो जाएगी। और इसके लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ एक गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर आने के लिए। तो अभी तक क्या होता है कि जब जहाँ से टॉप सर्जरी कराई है, वहीं पे आप जब बॉटम सर्जरी के लिए जाते हैं, मेटोइडियोप्लास्टी के लिए जाते हैं, तो वहीं पे आपकी हिस्टेरेक्टमी जो है डॉक्टर ज्यादातर करके कर देते हैं। नहीं तो अलग से बहुत कम लोग कराते हैं जा करके, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है लेकर आए हम उनको, एक गायनेकोलॉजिस्ट को, जो आए और आपके सवालों का जवाब दें यहाँ पर, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, और कोई भी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है हिस्टेरेक्टोमी होने के बाद, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही आज की कॉल हुई हमारी खत्म। पूरी तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने दे दी है। अब जो है हम भाइयों से अ, आवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने जो है हमारे साथ अनुभव साझा करें। तो सबसे पहले आकाश नंदी जो हमारे हैं भाई, हम उनको बोलेंगे कि वो अपने आप को अनम्यूट करके और वो करें। आकाश, आप लोगों को पता होगा कि हमारे एडमिन भी हैं और बहुत सवालों के जवाब देते हैं। तो ज्यादातर लड़के हैं जो मैं देखता हूँ कि वो आकाश को काफी लोग टैग करते हैं, क्योंकि वो हर किसी चीज का जवाब देते हैं। तो अगर आपने आकाश को टैग किया है तो जवाब आपको जरूर मिलेगा। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज ये बताओ, कहाँ से कराई, कितना पैसा लगा, और कितने दिन का आराम, क्या क्या दिक्कतें तकलीफ, सब सब कुछ हमें बताओ। हाँ, थैंक यू अभी। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो थोड़ा मैं बहुत जितना जितना, हाँ इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश कर लो। ओके। तो मैंने टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करने के करीब 2.5 साल बाद हिस्टेरेक्टोमी किया था। तो करीब 2 साल टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद मुझे थोड़ा बहुत दर्द होने लगा था पेट में, जैसे पीरियड क्रैम्प्स जैसे होते थे, जो हम्म। पीरियड्स नहीं होते थे पर क्रैम्प जैसे आते थे। हम्म। तो फिर मेरा वैसे भी प्लान था हिस्टेरेक्टोमी करने का, तो मैंने प्लान कर लिया कि चलो कराया जाए अभी। हम्म। तो मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैं बैंगलोर में एस्टर सीएमआई एक हॉस्पिटल है उधर, डॉक्टर भारती कमोजी, वो हम्म। गायनेकोलॉजिस्ट है उधर। तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि कर देंगे। तो हम्म। उधर यही कराया था मैंने, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी विथ बाइलेटरल सल्फिंगो ओफ्रेक्टोमी। तो हम्म। ओवरीज, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स सब निकाला गया था। ओके। और खर्चा आया था आपका 1.6 लाख। ओके। ओके। हम्म। तो प्रोसीडियर ऐसा था कि जिस दिन आपकी सर्जरी होंगे, मॉर्निंग में होते हैं जनरली। तो मॉर्निंग 9 बजे था मेरा सर्जरी, तो उसके आप पहले दिन, मतलब बिफोर, हम्म। 1 डे बिफोर आपको हम्म। एडमिट होना है। हम्म। और 12 आवर्स का फास्टिंग रहेगा, कि आपको अगर सुबह 9 बजे सर्जरी है तो पिछले रात 9 बजे के बाद आप कुछ खा नहीं सकोगे। हम्म। और उसके साथ एक मेडिसिन दिया जाएगा, लैक्सेटिव है, मतलब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो पॉटी अच्छे से हो जाए, इसलिए मेडिसिन देते देते हैं, क्योंकि हम्म। तो सर्जरी में दिक्कत ना आए कुछ। और आपको वो शेव वगैरह भी कर देंगे, प्यूबिक हम्म। हेयर्स रिमूव कर देंगे। और हम्म। सोप सोप भी देंगे उधर नहाने को, मेडिकेटेड सोप। हम्म। तो पूरा रेडी हो जाएंगे। और मॉर्निंग में सर्जरी को लेके जाते हैं, और मोस्टली 2 आवर्स, 2 आवर्स मैक्स, 2 to 2.5 आवर्स ऐसे टाइम लगते हैं सर्जरी का। तो जनरली सर्जरी में क्या होता है, आपको मोस्टली छेद करके ही सर्जरी करा जाता है। 4 से 5 छेद होते हैं। एक छेद से आपका वो कैमरा जो है वो अंदर घुसा जाता है, जो कि नेवल के ऊपर होता है वो आपका। हम्म। वो थोड़ा बड़ा सा छेद होता है, मतलब थोड़ा बड़ा। और बाकी 3-4 छेद तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, वो मतलब दिख भी नहीं पाओगे बाद में। हम्म। तो उससे बाकी इंस्ट्रूमेंट घुसा के अंदर कट करके सील देते हैं। हम्म। और जो ऑर्गेन रिमूव होता है वो आपके वेजाइना के नीचे से रिमूव होता है। ठीक। ठीक है। हम्म। तो और फिर छेद को बैंडेज कर दिया जाता है। एंड आपका आज मान लो सर्जरी हो गया, पूरा दिन आप रेस्ट में रहोगे, ऑब्जर्वेशन में रहोगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट, उसके आगे नेक्स्ट दिन आपको छोड़ दिया जाता है, आप घर आ जाओगे। हम्म। तो
बाहर से ये सर्जरी उतना दिखता नहीं है, क्योंकि बाहर से आपको छेद ही दिखेगा, लगेगा कि चलो सब सही है, पर ऐसा नहीं करना है। पर जैसे डॉक्टर वो बोलेंगे रेस्ट जरूर लेना है, क्योंकि अंदर आपका स्टिचेस अंदर रहता है जो कि दिखता नहीं है, ठीक है। तो 6 वीक तक नो वेट लिफ्टिंग, मतलब एक ज्यादा, मतलब एक बॉटल पानी के ज्यादा वेट कुछ नहीं उठा सकते 6 वीक्स तक, सर्जरी के 6 वीक तक। और आपको बेड रेस्ट भी नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे चलना है, वॉक करना है, ताकि आप एक्टिव रहो। बट 6 वीक तक कोई दौड़ो मत, या फिर पेट के बल मत सो जाओ, ऐसा मत करना है, ऐसा नहीं करना है। और आपके छेद को क्लीन वगैरह करके मेडिसिन वगैरह जो भी है लगा देंगे वो। और और रिकवरी के दौरान 1 या 2 वीक तक थोड़ा बहुत ब्लीडिंग रह सकता है, क्योंकि अंदर स्टिचेस डिसॉल्व होते हैं तो वो निकल जाते हैं। बट अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, पर जनरली ब्लीडिंग कम हो जाती है। एंड फिर 6 वीक के बाद बाकी सब नॉर्मल है और कुछ नहीं है, मतलब यू आर फाइन, यू आर गुड टू गो। तो परफेक्ट। ऐसा ही था एक्सपीरियंस मेरा, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आया था। जनरली कॉम्प्लिकेशन आते भी नहीं है, इफ अगर ठीक से तुम फॉलो करोगे सब कुछ। परफेक्ट। परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक हाँ, सब कुछ जो है कवर कर लिया है आकाश ने, जो कुछ मैंने बोला था। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी, या फिर आप लिख दीजिए वहां पे, तो मैं बाद में पूछ लूंगा। या आकाश तो जैसे मैंने बोला कि एडमिन भी हैं, तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आकाश, अगर जुड़े रहो अभी तो थोड़ा, अगर समय है तो जुड़े रहो, नहीं तो अगर निकलना है तो निकल सकते हो। जो सवाल हाँ, है मैं फिर हूँ, हम। कुछ कुछ देर तक ओके, हूँ अभी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके बाद आकाश के बाद अरिहंत। अरिहंत हमारे ग्रुप में काफी समय से जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप लोग हाँ जानते जी भी भैया। होंगे। तो अरिहंत जो है, अरिहंत जो जो आकाश ने बताया सारा सारा सब कुछ भाई डिटेल में बताओ हमें। हाँ, एक्चुअली आकाश भाई ने जो भी बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब स्टार्टिंग का यही प्रोसीजर रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मतलब मेरे को भी पेन होता था। लाइक मैं जब 2-3 महीना टेस्टोस्टेरोन लिया, तो मेरे को भी वो पीरियड्स का पेन होता था। जैसे उस टाइम पे वो डेट जो रहती है, और वो एटलीस्ट 1 वीक तक मेरा चलता था। तो मेरा यही प्लान था कि मुझे करानी है। और उस वजह से कि अंदर में जो ये, जैसे आपने कॉल पे बताया कि वो टेस्टोस्टेरोन और हमारा जो अंदर में बनता है हार्मोन, वो सभी लड़ते हैं आपस में। तो उसकी वजह से मेरे फेस पे भी काफी पिंपल्स हो गए थे, करेक्ट। क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो फिर मैंने उसके बाद, अभी मेरे को एक साल 2 महीने कुछ ऐसे ही हुआ है, टेस्टोस्टेरोन लेने थे। तो अभी मेरे को 1 मंथ कंप्लीट हुआ है आज, मेरा हिस्टेक्टोमी को। ओके। तो जो मेरा ये प्रोसेस था, मैं बैंगलोर में ही रहता हूँ मैं भी। पर मैंने तो हिसार से कराई है। इधर में मेरे को बहुत कॉस्टली लग रहा था, तो मैं उधर चला गया कराने के लिए। अभी उधर से जब मेरा, मतलब जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ था, उसके बाद मैं 2 डेज तक मुझे लगा कि थोड़ा स्टमक में थोड़ा सा पेन है। और क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो हवा से करते हैं, तो वो थोड़ा गैस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर जब नेक्स्ट डे मेरे को जब डिस्चार्ज किया, उससे पहले उन्होंने अनीमिया दिया था, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉपर गैस पास हुआ और पेट भी क्लीन हो गया था। तो वो गैस का प्रॉब्लम मुझे नहीं रहा फिर उस दिन के बाद से। और उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब हल्का-हल्का पेन सिर्फ 2 दिन रहा है। उसके बाद मैं खुद वहाँ से, मतलब हिसार से बैंगलोर आया हूँ फ्लाइट से। और मैंने सामान तो कुछ कैरी नहीं किया था। तो मतलब मेरे को कुल मिला के ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। और अभी 1 मंथ हो गया, मैं अपना ऑफिस भी जा रहा हूँ और प्रॉपर अपना थोड़ा बहुता काम भी कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ खास इसमें ऐसा नहीं लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग का 1 वीक जो रहता है, उसमें थोड़ा वीकनेस फील होती है। और वीकनेस के साथ-साथ आपको लगेगा थोड़ा-थोड़ा पेन अंदर में, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरे को 4 होल्स उन्होंने किए थे, वही एक थोड़ा बड़ा रहता है, जो आपका नाभि के थोड़ा ऊपर होता है। और साइड में 2 रहेंगे, एक थोड़ा नीचे रहेगा। तो वो जो 3 हॉल थे, वो तो अभी दिखते भी नहीं है, अभी 1 मंथ ही हुआ है। बहुत लाइट एक छोटा-सा मार्क दिखता है। बाकी जो नाभि के ऊपर छोटा-सा है, वो थोड़ा दिखता है अभी। तो कुल मिला के बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से हील होने में टाइम लग रहा है। मतलब थोड़ा वीकनेस रहती है अभी कि हाँ, मुझे वीकनेस है और प्रॉपर ठीक से डाइट लेना है। तो
कुल मिला के सर्जरी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है, हमें प्रॉब्लम होगी या फिर हमें प्रॉपर ज्यादा रेस्ट करना है, 1 महीना 2 महीना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1 वीक रेस्ट के बाद भी आप थोड़ा चल फिर सकते हो, घूम सकते हो, आप आना जाना कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको वेट नहीं उठाना है, मेन चीज इसमें वेट की है। वेट उठाने से आपके स्टमक पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, तो वेट नहीं उठाना है, मेन चीज यही है। और वर्कआउट नहीं करना है 2 महीने तक, जो मैं भी फील कर रहा हूँ। मैं सोचता था पहले कि शायद 1 मंथ बाद में कर पाऊंगा, लेकिन 1 मंथ तो अभी हो गया है, तो मैं 2-3 महीना शायद लेके चलूँ कि पूरा हील होने में अंदर से टाइम लगेगा। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस था हिस्ट्रो को लेके, हिस्टेक्टोमी को। ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छे से बताया तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू अरिहंत। इसके अलावा थैंक एक यू सो भाई और मच। है हमारे, राजा। राजा जुड़े होंगे। राजा, आप किस नाम से जुड़े हो, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा है इधर आपका। ओके, मैं इनको टेलीग्राम पे कॉल भी किया, ये उठा नहीं रहे हैं। अच्छा, ओके, आर्यन। यार ये बहुत गलत बात है। बोल देते हैं फिर आते नहीं है। और अभी कॉल शुरू करने से 5 मिनट पहले मैंने फोन करके इन लोगों को रिमाइंड कराया है कि कॉल शुरू हो रही है, आप लोग जुड़ जाना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों लड़के जो हैं हमारे ग्रुप पर हैं, तो मैं इन दोनों को टैग कर दूंगा। और आप जो है इन लोगों से ग्रुप पे भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल बहुत ही अच्छे से दोनों ने, आकाश ने और अरिहंत ने, दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया एक एक चीज। आई थिंक माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स दे बोथ हैव गिवन। तो अब आपके जो सवाल हैं आप इन दोनों से पूछ सकते हैं। आई थिंक मार्लिन पूछना चाहते हैं। मार्लिन पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाय अभी हाँ। मेरा सवाल ये था कि जो क्लिटोरिस में ऑर्गेज्म होता है बिफोर हिस्टेक्टोमी, डज इट स्टेज द सेम? बट आई थिंक समबडी हैज आंसर्ड दैट इट्स वो अच्छा, सेम ही रहता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक ठीक। हाँ, आई थिंक आकाश ने जवाब दे दिया और तुमको। एक मेरा क्वेश्चन अभी आपसे भी था। हाँ हाँ, पूछो। ये जो हाँ, एक सवाल आपसे भी था कि एक जो मतलब मैंने अभी रिसेंटली मैं हिस्टेक्टोमी के लिए फॉलो अप कर रहा हूँ एक गायनेकोलॉजिस्ट को लेके। हम्म, तो एक जो मतलब ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला, इट्स नॉट अ नेसेसरी सर्जरी, हम्म, बट एक जो चीज उन्होंने बोली कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो यूट्रस और ओवरीज का साइज होता है वो काफी श्रिंक हो जाता है। हम्म, तो हम्म, क्या क्या आपको लगता है कि मतलब अगर हम बहुत साल तक टेस्टोस्टेरोन ले, यानी समबडी डजंट, किसी को नहीं करानी है वो सर्जरी, हम्म। तो वो जो श्रिंक हो जाता है वो साइज, उसके वजह से कोई दिक्कत आ सकती है? देखो, जैसा मैंने बोला इसमें भी कि मैं जो मेडिकल जर्नल्स पढ़े हैं जितने भी, और ऑनेस्टली इंडिया में किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बात तो नहीं हो पाई है मेरी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि बात करके, और मैं जनवरी में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर आऊँ, तो यू गाइस कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क। जो भी जर्नल्स मैंने पढ़े हैं उसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि चांसेस होते हैं, कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि उनमें मेलिग्नेंट सेल्स, कैंसरस सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है और तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे भी। और वो भी जो कैंसरस सेल्स जो डेवलप होते हैं उसका भी बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल में दे नहीं रखा ना, उन्होंने कोई उदाहरण दे रखा था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इस साल में ऐसा कुछ केस हुआ था। बट उन्होंने ये लिखा था उसके अंदर कि हाँ भाई चांसेस होते हैं कि उसमें कैंसरस सेल डेवलप हो जाए, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। और जब अंग पड़ा पड़ा उसमें कई बार जो है उसमें सड़ने लगता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ। ठीक है मालन। अच्छा, आई थिंक वो म्यूट हो गया होगा बेचारा वो। मैं ना आपको अनम्यूट करने का चांस दे रहा हूँ अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सो मार्लिन, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस यस अभी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ग्रेट। तो अच्छा, इसके अलावा मैं चैट में देख रहा हूँ कि हाँ, तो किसी ने खड़ा कर नहीं रखा है सवालों के लिए। सर, आई एम 42, unmarried, I'm not feeling good as when मुझे बनना था। अच्छा, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, तो आकाश कुछ स्पेशल, कुछ विशेष इसमें कुछ बताना है तुमको हिस्टेक्टमी के लिए? आकाश या अरिहंत, फाइव आप दोनों।
फाइब्रॉइड है मतलब यू गेट पेन, आपको पेन आता है क्या? रोहित नहीं, पेन नहीं आता। ओके, तो अगर पेन नहीं आता है तो आप रहने दे सकते हो वैसे, हम्म। बट वही जो आपने डिस्कस किया अभी कि ये ऑर्गेन अगर यूज नहीं हो रहा है तो बहुत दिन से वो एट्रोफी मतलब छोटा हो जाता है। हम्म। तो कैंसरस होगा या नहीं डोंट नो, क्योंकि ऐसा कोई स्टडी है नहीं। तो एग्जैक्टली। फाइब्रॉइड से वो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर पेन नहीं है तो रहने दे सकते हैं आप, यू डोंट वांट टू डू। एग्जैक्टली। सो ज्यादातर करके मेरे ख्याल से आकाश और रेहान ने भी ये बोला कि जब दर्द बहुत ज्यादा होता है ना और आपको अनकंफर्टेबल होता है बहुत ज्यादा, तभी करके ज्यादातर लड़के जो हैं वो हिस्टेक्टोमी कराते हैं, है ना? यस। हम्म। ठीक है। अच्छा, मर्लिन ने एक सवाल और किया है आकाश अरिहंत की, क्या पिंपल के इश्यूज कम होते हैं आफ्टर सर्जरी? पिंपल का इश्यूज, हाँ बताओ करण भाई। आकाश भाई आप बता रहे हो? नहीं आप बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, पिंपल्स का इशू थोड़ा मुझे मतलब मेरे को भी 1 मंथ हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब धीरे धीरे रिड्यूस हुए हैं, और जो फेस पे मार्क्स आ जाते हैं ना, पिंपल्स के निशान जिसे बोलते हैं, तो वो बहुत डार्क थे। अभी जैसे मैं रेगुलर वाटर ज्यादा पी रहा हूँ, और मतलब थोड़ा मतलब गर्म चीजें कम खानी चाहिए। अगर पिंपल्स ज्यादा हैं तो हमें बाहर का जंक फूड छोड़ना चाहिए, और फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिल रही है। और मैं जैसे मैंने खुद को देखा है तो 60% मुझे रिलीफ मिला है अभी इस 1 मंथ में। वाह, तो बहुत बड़ा प्रतिशत है। वेरी नाइस। तो ये है। हाँ, मर्लिन ने थैंक यू बोल दिया तुमको। थैंक अच्छा। यू सो मच। यस, तो इसके अलावा और कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे चैट में? ठीक है। अच्छा, आया एक शायद फिरोज ने पूछा है, ये सर्जरी करवाने के बाद कोई पेन अब हो रही है क्या आकाश? ओवरीज को अच्छा रखने, लॉन्ग लास्ट चलें तो क्या करें? मेरी टॉप सर्जरी के 1 मंथ बाद मुझे पीरियड वाला पेन 1 डे हुआ था सिर्फ, क्या मुझे करवाने का सोचना चाहिए? आकाश तुमसे पूछा है उसने, फिरोज ने। अच्छा, नहीं एक, अगर आप देखो, आप अगर आप प्लान कर रहे हो कि हिस्टेक्टोमी कराओगे तो आप करा सकते हो, बट ऐसा अगर है कि पेन के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि करवाना है या, तो एक दिन पेन हुआ है तो उसके हिसाब से डिसाइड मत करो, हम्म। रुक जाओ थोड़ा। हो सकता है कि एक दिन पेन आ बिल्कुल। जाए फिर कभी ना आए आपको, तो देख लो, अगर ये आते रहेगा तो तब डिसाइड करना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही जवाब। ठीक है। अच्छा, फिर ये ए करके हैं, इन्होंने पूछा है, तुम दोनों ही जवाब दे सकते हो, क्या ये दोनों प्रोसीजर्स लेजर हिस्टो के हैं? पता नहीं, लेजर आई डोंट नो। लेजर वो होता है ना, वो मशीन रहती है जिससे शायद लेजर डाल करके वो छेद कर देते हैं, तो तुम लोगों का जो छेद किया था वो हाँ कैसे किया था? हाँ वो करेक्ट है, उनका एक्चुअली लैप्रोस्कोपी होता है, मतलब लेजर से ही करेक्ट। होता है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो हाँ, इसमें कोई आपको मार्क नहीं आएगा, कोई स्कार नहीं रहेंगे जैसे बड़े बड़े हम्म। स्कार रहते हैं, वो हम्म। नहीं रहेगा। सिर्फ छोटे छोटे एक हॉल रहता है जिसपे एक टाका आता है, सिर्फ वो भी कटवाते नहीं है, हम्म। डिजॉल्व हो जाता है। और मेरा तो 3 दिन में ही डिजॉल्व हो गया था, 3 दिन में ही मैंने बैंडेज उतार दिया था। परफेक्ट तो परफेक्ट। इसमें कोई मार्क्स नहीं आएंगे आपको, कोई टाके के निशान नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, ये टोटली लेजर होता है। हम्म। हाँ शैल, इसे टॉप सर्जरी कराने के बाद करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, रोहित ने पूछा है, क्या बॉडी चेकअप पहले करवा सकते हैं क्या, कि ये सब करवाना सही होगा बिफोर HRT? बिफोर HRT हिस्ट्रेक्टमी? आकाश अरिहंत, तुम लोगों का क्या कहना है? भैया मैं तो ये कहूंगा कि आफ्टर टेस्टोस्टेरोन लेने के 6-7 हम्म। महीने तक आप अपने आप को देखो कि आपको वो पेन फील होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, या आपको हम्म। उस चीज का डिस्फोरिया है, तो ही आप उसकी तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, 100% एग्रीमेंट। मैं भी यही कहता हूँ कि इन एनी केस आपको जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आपको महसूस होंगी टेस्टोस्टेरोन शुरू करने के बाद ही, क्योंकि तभी तो लड़ाई शुरू होगी ना एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की। उससे पहले तो आपका एस्ट्रोजन ही है सिर्फ, तो उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिक्कतें आ कैसी रही हैं। अच्छा, ये हो गया।
मर्लिन ने पूछा है प्रोलैप्स की। मर्लिन मैंने बताया इसके अंदर, पीपीटी में भी बताया है, उसमें आप देख लीजिएगा कि दिक्कत आ सकती है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना रहती है। अच्छा ठीक है, रोहित सैनी को तो जवाब मिल गया उनका, और शैल का जवाब मैंने दे दिया है। इसके अलावा और किसी को कोई सवाल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी ने हाथ खड़ा कर रखा है क्या? मैं देखता हूँ, एक मिनट। नहीं, हाथ तो किसी का खड़ा नहीं है। अच्छा, तो फिर और कोई किसी के सवाल हैं? अ, तुम लोगों को प्रोलैप्स की दिक्कत आई है क्या, अरिहंत या आकाश? मर्लिन पूछ रहा है। नहीं, ऐसी हम्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक ठीक। आकाश, तुमको भी नहीं आई है ना? नहीं, ये प्रोलैप्स वाली चीज मोस्टली थोड़े एजेड लोगों में आते हैं जिनका एग्जैक्टली, पेल्विक फ्लोर मसल्स उतना स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग नहीं होता, एग्जैक्टली। पेल्विक मसल्स का एक्सरसाइज करोगे अच्छे से, मतलब कोई भी एक्सरसाइज करोगे ठीक से, बॉडी को ठीक रखोगे तो ये इशू नहीं बिल्कुल, है। एब्सोल्युटली। ये बात एकदम सही है, वो थोड़ा सा एजेड लोगों में ज्यादा करके आता है। ओके। हाँ, अलवी हम ये अपलोड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा, फिरोज पूछ रहे हैं पीरियड्स ना हो सिर्फ ईस्ट्रोजन वर्क करे, ये किस सर्जरी से करवाते भाईजान? हाँ, पीरियड्स ना हो सिर्फ ईस्ट्रोजन वर्क करे, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप अगर ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बनेगा, यूट्रस और ओवरीज रहेंगे, तो पीरियड्स तो आएंगे ही आएंगे। उसको तो आप नहीं रोक सकते। ऐसा मुझे नहीं मालूम है कोई भी चीज, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। उनसे पूछें कि कोई इसके लिए समाधान उपलब्ध है क्या, इज देयर एनी सोल्यूशन अवेलेबल फॉर दैट, तो उनसे बात करिए। बट जहां तक मेरी जानकारी है, अगर ओवरीज और यूट्रस रहेगा शरीर के अंदर, तो पीरियड्स तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा शैल, आपकी उम्र 30 साल है, तो फिर क्या करें इस सूचना का हम? सोनू गुप्ता, आपने क्या पूछा है भाई? कुछ जवाब नहीं दिया क्या? भाई मैं टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है हिस्ट्रो के कारण। क्यों, क्या घबराहट हो रही है आपको हिस्ट्रो के कारण? कोई घबराहट नहीं है, अभी तो सब बता दिया अरिहंत और आकाश ने, इतने अच्छे से समझाया है, अभी क्या इसमें घबराहट की बात है भाई? अच्छा, मर्लिन ओके, थैंक्स। मृत्युंजय मिश्रा, अच्छा हाँ, ये शायद बता तो दिया था उन्होंने। मृत्युंजय पूछ रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो अरिहंत और आकाश एक बार प्राइस जरा बता दो दोनों लोगों का। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। आकाश भाई ने तो बताया ना, बैंगलोर 1.6, में हाँ, कुछ 1,60,000 1.6। पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आप सभी को पता है बैंगलोर स्मार्ट सिटी इधर बहुत कॉस्टली है, हम्म एवरीथिंग। हम्म। यहाँ पे आप छोटी भी सर्जरी कराओगे तो वो भी बहुत कॉस्टली रहेगी आपको। हम्म, आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आई थिंक 60, 70, 80 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। करेक्ट मैंने जहाँ से कराई है वो 40 to 50 की रेंज में उधर में हिसार में हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वही है कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी सिटी के ऊपर निर्भर करती हैं, आप किस शहर से करवा रहे हैं, है ना, क्या हॉस्पिटल है, उन सब चीजों पर काफी फर्क पड़ता है। तो जैसा अरिहंत ने बोला कि बैंगलोर जो है वो स्मार्ट सिटी है, जाहिर तौर पे वो ज्यादा महंगा है। और हिसार थोड़ा छोटा टाउन है वो, तो वहाँ पे जाहिर तौर पे पैसा कम पड़ता है, तो कम पड़ा है वहाँ पे। आकाश का जैसा उन्होंने बताया 1,60,000 पड़ा उनका बैंगलोर में, और अरिहंत का 55,000 रुपए में हिसार में हो गया। ठीक है। बाकी जैसे मैंने बोला, मैं अगले महीने कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी गायनोकोलॉजिस्ट को लेकर आएं और बात कराएं। ठीक है। बाकी मैं सवाल देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं उनके जवाब दे दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हिस्ट्रेक्टमी को लेकर के किसी का कोई सवाल है या कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बताइए। क्योंकि उसके बाद मैं फिर इन दोनों को जाने दूंगा, ये जुड़े रहने का उनको जरूरत नहीं है ना, तो वो दोनों चले जाएंगे, फिर आपके जो बाकी सवाल है उनके जवाब मैं बाद में दे दूंगा। um या मर्लिन प्लीज गो अहेड। हाय, अभी तो वो कॉस्ट के बारे में कोई पूछ रहा था ना, इसीलिए मैं मतलब अभी मैं 2-3 हॉस्पिटल में जाके आया तो मुंबई में फिलहाल मुझे एम्स वालों ने एस्टिमेट दिया है 1,93,000 का फॉर टोटल हिस्टेरेक्टमी।
विद बायलैटरल वो पूरा प्रोसीजर के लिए। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, इफ अगर कोई भी भाई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंडर कवर है और उनकी कंपनी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी को सपोर्ट करती है, तो आप एक बार अपनी कंपनी में इंक्वायर कर लीजिए, क्योंकि वो 50% कवर करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक, ये तो बहुत अच्छा सूचना दी मर्लिन ने। थैंक यू मर्लिन। वेलकम अभी। ओके, तो चैट में कोई सवाल नहीं है फिलहाल, और पार्टिसिपेंट्स में किसी का हाथ नहीं खड़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी को कोई सवाल नहीं है हिस्टेरेक्टोमी को लेकर के। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों आकाश का, आकाश नंदी हमारे एडमिन हैं, और अरिहंत जे शर्मा ग्रुप में हैं हमारे, वो भी जवाब देते हैं। मैंने कई बार देखा है, आप अगर टैग करेंगे अरिहंत को तो जवाब जरूर देंगे वो आपको। आप किसी को भी टैग करिए, जब भी है एडमिन्स को टैग करिए, लोग हैं जो जवाब देते हैं उनको टैग करिए, तो जवाब आपको हमारे ग्रुप में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, हमेशा मिलेगा। तो फिर बहुत धन्यवाद मैं दोबारा देना चाहूंगा अरिहंत तुम्हारा भी और आकाश तुम्हारा भी, दोनों लोगों ने समय निकाला हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स, यू गाइस कैन लीव नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभी भाई। थैंक यू। अच्छा, तो अब ये देखो, ये जो आप पूछ रहे हैं शैल कि 30 साल आपकी उम्र हो गई है और आप अब टेस्टोस्टेरोन शुरू कराना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आती है। वो लोग हैं हमारे ग्रुप पे ही जुड़े हुए हैं, जो आपको पता चलेगा बताएंगे कि 40-40 साल की, 45 साल की उम्र में भी जो है लोगों ने शुरू किया है अपना टेस्टोस्टेरोन, अपना ट्रांजिशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिशन की कोई उम्र नहीं होती। इनफैक्ट मैंने फोटो शेयर करी थी ग्रुप के ऊपर भाइयों के साथ, कि यूके में एक 62 साल के ट्रांसमैन ने अपना टॉप सर्जरी कराया अभी, 62 ईयर्स। तो इसका कोई समय नहीं होता। और हिसार जो है, जैसे मैंने बता दिया, हरियाणा में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अलावा तो मुझे यहाँ पे और कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं, बाकी सबका जवाब दे दिया। सोनू गुप्ता, आपको बता ही दिया मैंने कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रोहित, टोटल ट्रांसमैन होने में, ट्रांसमैन हो आप, ठीक है, तो ट्रांजिशन में कितना पैसा लगेगा? टोटल ट्रांसमैन बनने में का क्या मतलब हुआ? कभी भी सबको बता रहा हूं, आप ट्रांसमैन हो, चाहे आपने जो है शुरू कराई है सर्जरी या नहीं शुरू कराई है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ट्रांजिशन का टोटल कितना खर्चा पड़ेगा, ये कितना समय लगेगा, तो खर्चा जो है वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग निर्भर करता है, वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। समय जो है, कम से कम 1 साल आपको टेस्टोस्टेरोन पे रहना चाहिए, उसके बाद आप अपनी टॉप सर्जरी करा सकते हैं। 3 साल टेस्टोस्टेरोन पे रह के आप अपनी बॉटम सर्जरी करा सकते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो तो मरते दम तक आपको लेना पड़ेगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके शरीर में बनता नहीं है, तो वो तो बाहर से ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ये जो मैं बोलता हूँ कि 1 साल और 3 साल, ये ऐसा मानना है कि ऐसा करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके डिस्फोरिया पे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी कराना चाहते हैं कोई भी चीज। ठीक है, मुझे 1.25 साल हो गया भाई टेस्टोस्टेरोन पे, 1.5 years, 1 year and 3 months। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर, अगर और कोई सवाल नहीं है तो आज की कॉल हम यहाँ खत्म करते हैं। और ये ग्रुप, ये जो कॉल है, इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे चढ़ा देंगे संडे को। इससे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं चढ़ा है, तो पहले वो चढ़ेगा, उसके बाद ये भी चढ़ जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कॉल्स हो रही हैं पिछले 1 महीने से। पूरा दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण कॉल हुई है, और पूरा जनवरी बहुत महत्वपूर्ण कॉल होंगी। तो एक भी वेंसडे की कॉल मिस ना करें। आगामी बुधवार 5 तारीख को मैं सारा सब कुछ आपको दस्तावेज संबंधी समझाऊंगा, ऑल अबाउट टीजी एक्ट, सारा सब कुछ। ठीक है, कि कौन कौन से आपके दस्तावेज हैं जो बदल सकते हैं, कहाँ आपको जाना है, क्या फॉर्म्स हैं, मैं आपको पूरी रूल बुक दिखाऊंगा, आपको पूरा सारे रूल बुक जो है उसके बुलेट पॉइंट्स जो है वो पीपीटी पे मैंने तैयार किए हैं वो दिखाऊंगा, फिर आपको रूल बुक दिखाऊंगा, फिर रूल बुक में जितने फॉर्म्स हैं वो दिखाऊंगा। तो सारा सब जो है, उसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं दस्तावेज संबंधी कि कैसे बदलवाने हैं, क्या करने हैं, ड्राइवर लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, वट एवर इट इज, स्कूल के सर्टिफिकेट, सबका जवाब आपको मिलेगा वहाँ पे। तो वो कॉल बिल्कुल भी मिस ना करें, 5 तारीख की कॉल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कॉल है। बाकी भाइयों को भी बताएं आप लोग, ताकि सब लोग इस कॉल को ज्वाइन कर सकें। ठीक है,
और पूरा जनवरी जो है एक भी वेंसडे कॉल मिस मत करना। और जो भाई अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं, जो अभी देख रहे हैं, ये देखिए सामने आपके क्यूआर कोड है, आप यहाँ पे इसको स्कैन करके सीधे हमारे पंजीकरण ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो है जैसे मैंने बोला कि जनवरी का कॉल जो है वो अभी टीजी एक्ट के ऊपर, उसके बाद जो है मैं गायनोकोलॉजिस्ट बुला रहा हूँ उनके साथ, और फिर फेलोप्लास्टी की 3 भाग की कॉल, उसमें फेलोप्लास्टी और साथ में फेलोप्लास्टी सर्जन भी हमारे आएंगे। तो जनवरी की कोई भी कॉल जो है आप लोग मिस ना करें। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ कॉल पर जुड़ने का, एंड अ वेरी गुड नाइट टू ईच वन ऑफ यू, एंड सी यू नेक्स्ट वेंसडे। बाय बाय।